नमस्ते भाइयों बहनों, मेरा नाम है अंशु कुमार सिंह। आज हम एनसीईआरटी क्लास 10 के विज्ञान पार्ट दूसरा अमल क्षारक एवं लवण स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर के पहले लेक्चर में हम अमल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, सूचक क्या होता है, सूचक के प्रकार जानेंगे और अमल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म जानेंगे। और ये सभी चीज़ें ना बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इनका ज़रूरत होता है, क्योंकि जब तक आपको अमल क्षारक की पहचान नहीं होगी तो आप कोई भी अम्ल एवं क्षारक के जितनी रासायनिक गुणधर्म मैं बताऊंगा आपको, तो उसमें आप पता नहीं लगा पाएंगे, वहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे अम्ल और क्षारक की पहचान करना आनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात ये कि अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म जिसमें बहुत सारी कई अभिक्रियाएँ मिलेगी, जिसको जो बोर्ड एग्जाम में जिससे लेके समीकरण बनाने के लिए आते हैं, जिसमें जैसे कोई होगा, कोई अम्ल है कोई क्षारक है, आपस में क्रिया करा तो क्या बनेगा, तो वो चीज़ हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में। तो ये टॉपिक जो हैं, इन टॉपिकों का बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो ये टॉपिक को हम एक एक करके क्लियर करेंगे। तो पहले हम जानेंगे अम्ल क्या होता है। तो अम्ल होता क्या है? तो अम्ल क्या होता है? अम्ल एक ऐसा यौगिक पदार्थ होता है। अम्ल एक ऐसा यौगिक या पदार्थ होता है जिसका स्वाद होता है खट्टा। जिसका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। और जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देता है? लाल कर देता है। यानी कि मान लें कोई मेरे पास अम्ल पदार्थ है, पहले मैंने उसको चखा, तो चखा देखा अरे इसका तो स्वाद खट्टा है। और जब उसे कोई नीला लिटमस पेपर होता है, लिटमस पेपर एक सूचक पदार्थ होता है जो किसी भी विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को बताता है हमें, सूचक। तो नीला लिटमस पेपर क्या करेगा? जब नीले लिटमस पेपर को हम अम्ल के पास ले जाएंगे तो क्या होगा, जब उसे अम्ल में डुबाएंगे तो क्या होगा, वो खुद ही खुद ऑटोमेटिक लाल हो जाएगा। और लाल हो गया तो इसका समझ लो वो पदार्थ मेरा अम्लीय पदार्थ है। और दूसरी ये कि अम्ल जो होता है, अम्ल को जल में घोलने पर क्या होता है? अम्ल को जल में घोलने पर अम्ल क्या करता है? धनायन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। क्या करता है? धनायन हाइड्रोजन आयन उत्पन्न करता है। और जो अम्ल होता है उसका पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है। अब पीएच मान क्या होता है ये भी मैं आपको इसके अगले लेक्चर, इस पार्ट के अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा पीएच मान क्या होता है। तो हम जानेंगे अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, और अम्ल की पहचान कैसे हम कर सकते हैं, अम्ल क्षारक की पहचान कैसे कर सकते हैं हम, तो उस सब के बारे में बताऊंगा आपको। तो पहले चलते हैं अम्ल पे। तो अम्ल क्या होता है या अम्ल की पहचान कैसे करते हैं? दोनों में से कुछ भी पूछ लिया जाए, अम्ल क्या होता है या अम्ल की पहचान कैसे करते हैं, दोनों का मतलब एक ही है, यानी कि दोनों का उत्तर एक ही दिया जाएगा कि वह यौगिक या पदार्थ जिनका स्वाद खट्टा होता है, जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और जिसका पीएच मान 7 से कम होता है और जिसे जल में घोलने पर धनायन हाइड्रोजन आयन H+ मुक्त करते हैं, अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल क्या होता है? वह पदार्थ होता है, वह यौगिक होता है जिसका स्वाद खट्टा होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये नीले लिटमस पेपर को क्या कर देंगे? लाल कर देंगे। जैसे कोई विलयन में अम्लीय पदार्थ मिला है, उसमें हमने नीले लिटमस पेपर को डुबाया, अभी डुबाने पर यदि वो नीला लिटमस पेपर लाल हो गया तो समझ लो वो विलयन में अम्लीय पदार्थ मिला है, अर्थात वो विलयन ही अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो अम्ल होता है उसका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। 7 के बराबर भी नहीं होता ना 7 से अधिक होता है, 7 से हमेशा कम होगा। 7 से 6.9, 6.8, 6.7, यानी कि 6 के लगभग नहीं होगा। या उससे भी कम होता है, उससे भी जब 5, 6, 7, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1, लेकिन 7 से कम होता है। अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, ठीक है। और इन्हें जल में घोलोगे तो घोलने पे क्या करते हैं? ये धनायन हाइड्रोजन आयन मुक्त करते हैं, H+ आयन उसमें मुक्त करते हैं। जब इन्हें तुम जल में घोलोगे तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है वो मुक्त करते हैं, क्योंकि जो अम्ल होता है उसमें हाइड्रोजन आयन होता है। यानी कि हर एक अम्लीय पदार्थ देखोगे उसमें हाइड्रोजन अणु उपस्थित रहता है। जब उन्हें जल पे घोलते हैं तो अम्ल क्या करता है? दो अणुओं में टूटता है, दो आयनों में टूटता है, एक ऋणायन आयन में और एक प्लस आयन में। जिसमें प्लस आयन में हाइड्रोजन आयन होता है और ऋणायन आयन में दूसरा जो तत्व इसके साथ मिला हुआ होता है वो टूटता है, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, इसकी पहचान कैसे करते हैं मैंने आपको बता दिया। अब क्षारक के ऊपर चलते हैं। क्षारक क्या होता है? क्षारक क्या होता है या इसकी पहचान कैसे करते हैं हम? वे यौगिक के पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है और जिसे जल में घोलने पर ऋणायन हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो क्षारक क्या होता है?
क्षारक वे यौगिक पदार्थ होते हैं जिनका पहला नंबर तो स्वाद कड़वा होगा, यानी कि ये ऐसे पदार्थ होंगे जिनका स्वाद तो कड़वा होगा, और ये क्या करेंगे, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देंगे। यानी कि पहले क्या था, पहले क्या था, अमल जो था, अमल नीले लिटमस पेपर, यानी कि नीला लिटमस पेपर से आप ये पता कर रहे हैं कि कोई लिटमस पेपर था लाल, उसको पहले हमने क्षारक में मिलाया जिससे वो क्या हो गया, नीला हो गया। अब उसी नीले लिटमस पेपर को जब हमने अमल में मिलाया तो क्या हो गया, लाल हो गया। तो इसी प्रकार जब वो लाल लिटमस पेपर, जब लाल लिटमस पेपर को हम क्षारक में डालते हैं तो उसका रंग क्या हो जाता है, नीला हो जाता है। तो सबसे अच्छी पहचान है इसका, लिटमस पेपर के द्वारा हम इसकी पहचान आसानी से कर लेते हैं, न चखना पकना कुछ नहीं पड़ता, स्वाद वाद जानना नहीं पड़ता। ये लिटमस पेपर को आसानी से लिटमस पेपर से हम आसानी से इन दोनों की पहचान कर सकते हैं। तो यौगिक, वह यौगिक के पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है, ये बता दिया मैंने। जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, जिसका पीएच मान 7 से अधिक होता है, और जिसे जल में घोलने पर इनायन हाइड्रोक्साइड आयन मुक्त करते हैं, क्षारक कहलाते हैं। तो अमल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, मैं समझता हूँ आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। हम जानेंगे अब सूचक क्या होता है और सूचक के प्रकार। अब हम जानेंगे सूचक क्या होता है। सूचक होता क्या है, वह माध्यम या पदार्थ जिसकी सहायता से विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाता है, सूचक कहलाते हैं। यानी कि सूचक होते क्या हैं, सूचक विलयन में अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं कि विलयन में अम्ल या क्षारक कौन मिला पड़ा है, वो हम सूचक से पता लगाते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा हम अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाते हैं विलयन में। ठीक है। अब सूचक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक प्रकार है सूचक का प्राकृतिक सूचक। प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, प्राकृतिक सूचक वह सूचक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण या तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों से होता है, या प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थों का सीधा उपयोग सूचक के रूप में किया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो प्राकृतिक सूचक क्या होते हैं, वह सूचक जो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ द्वारा निर्मित या उनके द्वारा अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाता है, प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कोई प्रकृति में पाई जाने वाली कोई चीज़ है, उस चीज़ से हमने मान लो उस चीज़ के द्वारा हमने क्या करा, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाया, तब वो क्या कहलाएगी, प्राकृतिक सूचक कहलाएगी। या प्रकृति में पाई जाने वाली कोई वस्तु है, वो वस्तु जिसका उपयोग हम सीधे सूचक के रूप में नहीं कर रहे हैं, उसको पहले हमने उसका यानी कि उसको पहले मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने से क्या हुआ, वो एक सूचक के रूप में आया, फिर उसका उपयोग किया अम्ल क्षारक की उपस्थिति पता लगाने में, तब भी वो प्राकृतिक सूचक कहलाएगा। यानी कि या तो प्रकृति में पाए जाने वाले पदार्थ का सीधा उपयोग किया जाए सूचक में, या उसको मॉडिफाई करके उससे दूसरी चीज़ें बना के तब उसका उपयोग किया जाएगा सूचक के रूप में, तो तब भी वो प्राकृतिक सूचक कहलाएगा। प्राकृतिक सूचक में जैसे हमारा लिटमस पेपर एक प्राकृतिक सूचक होता है। क्यों होता है, क्योंकि लीचन का जो पौधा होता है उसके छाल जो होते हैं, उसके छाल से लिटमस पेपर का निर्माण होता है, जिसका उपयोग अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि लीचन का पौधा जिसकी जो छाल है, जिसका उपयोग सीधा हम सूचक के रूप में नहीं कर सकते थे, उस छाल से हमने एक लिटमस पेपर बनाया, जिसका उपयोग हमने सूचक के रूप में किया, जिससे हमने अम्ल क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगाया। तो यहाँ पे लिटमस पेपर क्या हुआ, लीचन के पौधे के छाल से बना है, इसलिए इसको भी हम प्राकृतिक सूचक में गिनते हैं। अब जैसे फूल गोभी का पत्ता या उसकी जो डांट होती है, उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को पता लगा सकते हैं, क्योंकि उसके डांट में रस होता है और उस रस से हम अम्ल या क्षारक की उपस्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। हल्दी के द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं अम्ल या क्षारक की उपस्थिति को। तो ये हो गया मेरे प्राकृतिक सूचक। अब हम चलते हैं गंधीय सूचक क्या होता है। अब हम जानेंगे गंधीय सूचक क्या होता है। गंधीय सूचक ये ऐसा सूचक होता है जिनके गंध के द्वारा हम विलयन में अम्ल या क्षारक की पहचान करते हैं। अब गंध के द्वारा कैसे अम्ल क्षारक की पहचान करेंगे, देखिए। इन सूचक को क्या करते हैं, पहले हम अम्ल में डालते हैं, अम्ल में डाला, आधी अम्ल में डाल के फिर आधी इन्हें निकालेंगे, फिर इनकी गंध लेंगे, तो इनकी गंध क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। इन्हें क्षारक में डाला, क्षारक में डालने पर फिर इनकी गंध बदल जाएगी। तो क्या होता है, इन्हें अम्ल या क्षारक में जब डाला जाता है तो इनकी जो गंध होती है, इनकी पहली अवस्था से इनकी गंध क्या हो जाती है, बदल जाती है। इसी कारण इन पदार्थों को हम गंधीय सूचक कहते हैं, क्योंकि इनके गंधों के द्वारा हम
अम्ल या क्षारक की पहचान कर रहे हैं। और अम्ल या क्षारक की पहचान कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जब इन्हें हम अम्ल क्षारक में रख रहे हैं तो इनका गंध बदल जा रहा है, और गंध बदलने के चक्कर में हम जान ले रहे हैं कि इसमें ये है और इसमें ये है, यानी कि इसमें अम्ल है इसमें क्षारक है। तो गंधीय सूचक क्या होता है, वह सूचक जिनके गंध के द्वारा अम्ल या क्षारक की पहचान की जाती है गंधीय सूचक कहलाती है, क्योंकि इन्हें अम्ल या क्षारक में रखने पर इनका गंध बदल जाता है। क्योंकि जब इन्हें अम्ल या क्षारक में रखते हैं तो क्या होता है, इनकी गंध इनकी पहली अवस्था से चेंज हो जाती है। इसी कारण हम इनके गंधों के द्वारा हम अम्ल या क्षारक की पहचान करते हैं। जैसे वेनिला, वेनिला क्या होता है, वेनिला का जो गंध होता है वो मीठा सा होता है, लेकिन जब उसे क्षारक में डालते हैं, जब वेनिला को क्षारक में आप डालोगे तो उसका गंध जो होगा, उसका जो मीठा गंध होगा वो थोड़ा बढ़ जाएगा, यानी कि उसके मीठे गंध की जो गंध होगी वो बहुत बढ़ जाएगी, यानी दूर दूर तक उसकी गंध जो है महकेगी। लेकिन जब उसे अमल में डालते हैं तो उसका गंध जो होता है पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, यानी कि उसमें से कोई गंध ही नहीं आती है। तो वेनिला को जब क्षारक में डालते हैं तो उसकी गंध जो होती है, मीठी गंध जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन जब उसे अमल में डालते हैं तो उसकी वही गंध क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो यहाँ हम वेनिला के गंध के द्वारा हम किसी भी विलयन में अमल या क्षारक की पहचान कर रहे हैं। इसका मतलब वेनिला क्या हो गया, मेरा गंधीय सूचक होगा। ऐसी प्याज के रस के द्वारा भी हम किसी भी विलयन में अमल या क्षारक की पहचान करते हैं। अब हमारा तीसरा सूचक है मानव निर्मित सूचक, जिसे हम रसायन सूचक भी कहते हैं। अब मानव निर्मित सूचक और रसायन सूचक से ये समझ आ रहा होगा आपको कि ये ऐसा सूचक है जिसका निर्माण तो मानव ने किया है, पहला तो ये, और इन जिसका निर्माण मानव ने किया तो है, लेकिन किसके द्वारा किया, रसायनों के द्वारा किया है, केमिकलों के द्वारा किया है। तो ऐसे सूचक क्या कहलाए, हमारे मानव निर्मित सूचक या रसायन सूचक कहलाए। तो मानव निर्मित सूचक वह सूचक जिनको मानव ने स्वयं रसायनों द्वारा बनाया है, मानव निर्मित सूचक या रसायन सूचक कहलाते हैं। जैसे मैथिल ऑरेंज और फिनोल्फथैलीन आदि, ये दोनों क्या है, मेरे मानव निर्मित सूचक है जिसका निर्माण रसायनों के द्वारा, केमिकलों के द्वारा बनाया गया है। और प्राकृतिक सूचक में जो लिटमस पेपर था, आप ये मत बोलना कि लिटमस पेपर भी सर जी वो मानव निर्मित सूचक, हाँ वो मानव निर्मित सूचक है, लेकिन उसका निर्माण रसायनों के द्वारा नहीं किया गया, उसका निर्माण प्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों या उस पदार्थों के द्वारा किया गया है। लीचन का पौधा, लीचन का पौधा क्या है, एक प्राकृतिक पेड़ है ना, प्रकृति में पाए जाने वाला एक वस्तु है, तो उसके छाल के द्वारा लीचन, उसके यानी उसके छाल के द्वारा लिटमस पेपर का निर्माण हुआ है। इसलिए लिटमस पेपर को हम प्राकृतिक सूचक में लेते हैं, क्योंकि इसलिए लेते हैं क्योंकि वो प्रकृति में पाए जाने वाली वस्तुओं से निर्मित हुआ है। और ये मानव निर्मित जो सूचक होते हैं वो रसायनों के द्वारा, केमिकलों के द्वारा होते हैं। दोनों में ही मानव निर्मित है, यानी कि दोनों में मानव का रोल तो है, लेकिन उसमें जो सूचक बन रहा है वो सूचक प्रकृति में पाए जाने वाले वस्तु के द्वारा बन रहा है, इसमें रसायनों के द्वारा बन रहा है। इसलिए इसे मानव निर्मित सूचक अर्थात रसायन सूचक कहते हैं और उसे प्राकृतिक सूचक कहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सूचक क्या होता है, सूचक के प्रकार सब अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे, और अमल या क्षारक क्या होता है और उसकी पहचान कैसे की जाती है वो भी आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। अब हम पढ़ेंगे अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म। तो अम्ल एवं क्षारक के कई गुणधर्म होते हैं, जिसमें से 6 गुणधर्म मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसमें पहला गुणधर्म है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ क्रिया। तो अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ क्रिया जानेंगे हम कि अम्ल और क्षारक की जब हम क्रिया धातु के साथ कराते हैं तो क्या होता है। फिर उसके बाद हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। फिर हम जानेंगे अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर, जब हम अम्ल एवं क्षारक की जब आपस में क्रिया कराते हैं तो क्या होता है वो जानेंगे। फिर अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया, फिर उसके बाद जानेंगे क्षारक की धातु ऑक्साइड अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो हम अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म में इन 5 गुणधर्मों को के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम अम्ल एवं क्षारक के पहले गुणधर्म पे चलते हैं, जो कि है अम्ल एवं क्षारक की धातु के साथ क्रिया। जब अम्ल और क्षारक, अम्ल या क्षारक की जब हम धातु के साथ क्रिया कराते हैं तो धातु क्या करता है, अम्ल और क्षारक में से हाइड्रोजन आयन जो होता है उस आयन को क्या करता है, अलग कर देता है। उन यानी कि उन यौगिकों में से धातु क्या करता है, अम्ल एवं क्षारक में से
धातु क्या करता है, उनमें जो हाइड्रोजन आयन होता है उसको अलग कर देता है, जिससे कि यह मेरा हाइड्रोजन गैस बनता है और उत्पाद में मेरा लवण का निर्माण होता है। तो अम्ल एवं क्षारक की क्रिया धातु के साथ कराने पर अम्ल व क्षारक में से हाइड्रोजन को अलग कर देता है, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद में लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। तो जब अम्ल एवं क्षारक की क्रिया जब हम धातु के साथ कराते हैं तो धातु क्या करता है, अम्ल और क्षारक में से हाइड्रोजन को क्या करता है, अलग कर देता है, जिससे कि उत्पाद में लवण का निर्माण होता है और हाइड्रोजन गैस जो कि निकलती है उसका निर्माण होता है। तो उदाहरण में देखिए, अम्ल में हमने ले लिया हाइड्रोलिक अम्ल और धातु में लिया मैंने सोडियम। तो जब मैंने हाइड्रोलिक अम्ल और सोडियम की आपस में क्रिया कराई तो क्रिया कराने पर लवण में मेरा क्या प्राप्त हुआ, सोडियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकली, जो कि अब इस अभिक्रिया के अनुसार है। तो इसमें देख सकते हैं सोडियम ने क्या करा, HCl में से हाइड्रोजन गैस को अलग कर दिया और खुद क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड बना लिया। तो इसमें धातु कौन था, सोडियम, जिसने अम्ल क्या है मेरा, हाइड्रोलिक अम्ल, जिसमें से हाइड्रोजन को क्या कर दिया, इसने अलग कर दिया है सोडियम ने, अब खुद क्लोरीन के साथ क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जो कि लवण है उसका निर्माण किया है और हाइड्रोजन गैस बनी। इसी प्रकार क्षारक में आ जाइए, क्षारक में मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड और धातु में लिया जिंक। आपस में क्रिया करके सोडियम जिंक ऑक्साइड बनाए और प्लस में जल का निर्माण करे। तो इसमें क्या करा, जिंक जो कि एक धातु है उसने क्या करा, क्षारक जो है मेरे यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें से हाइड्रोजन आयन को क्या कर दिया, इसने हटा दिया, हाइड्रोजन को क्या कर दिया, अलग कर दिया और खुद क्या करा, सोडियम ऑक्साइड के साथ क्रिया करके सोडियम जिंक ऑक्साइड का निर्माण करा, जो कि एक लवण है और हाइड्रोजन गैस का निर्माण करा। अब हम अम्ल एवं क्षारक के दूसरे गुणधर्म पे चलते हैं। अब हम अम्ल एवं क्षारक के दूसरे रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं, जो कि है अम्ल एवं क्षारक की धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया। हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। तो जब हम अम्ल की क्रिया जब हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो उत्पाद में हमारा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। परंतु यही क्रिया यदि हम क्षारक के साथ करते हैं, जब क्षारक की क्रिया हम धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराते हैं तो ये क्रिया नहीं होती है, यानी कि क्षारक धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट या धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है, यानी कि क्षारक जो है धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता, केवल अम्ल क्रिया करता है। तो अम्ल धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करेगा और उत्पाद में लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अम्ल की क्रिया धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराने पर उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है, परंतु क्षारक धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। तो यहाँ पे देखिए उदाहरण मैंने ले रखा है आपको अच्छे से समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए अम्ल में मैंने लिया है HCl हाइड्रोलिक अम्ल और धातु कार्बोनेट में मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट जिसे हम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, उसमें लिया हमने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब HCl यानी कि हाइड्रोलिक अम्ल की क्रिया जब मैं सोडियम कार्बोनेट से कराता हूँ तो मेरा उत्पाद में सोडियम क्लोराइड जो कि एक लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। इसी प्रकार जब HCl की क्रिया में यानी कि हाइड्रोलिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कराता हूँ तो उत्पाद में लवण में NaCl बना है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण हुआ है। यानी कि अम्ल की क्रिया या तो हम धातु कार्बोनेट के साथ कराएं या धातु बाइकार्बोनेट के साथ कराएं, उत्पाद में लवण, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होगा। परंतु क्षारक जो है धातु कार्बोनेट या धातु बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया नहीं करता है। तो अब हम अम्ल एवं क्षारक के तीसरे रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं। अब हम अम्ल एवं क्षारक के तीसरे रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं, जो कि है अम्ल एवं क्षारक की आपस में क्रिया। जब हम अम्ल और कोई क्षारीय पदार्थ यानी जब हम कोई अम्लीय पदार्थ और क्षारीय पदार्थ की आपस में क्रिया कराते तो क्या होता है, जब हम कोई अम्लीय पदार्थ या क्षारीय पदार्थ
दोनों की आपस में क्रिया कराते हैं तो क्रिया कराने पर क्या होता है, ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव और प्रबलता को क्या करती है, खत्म कर देती है। अम्ल क्षारक की खत्म कर देती है, क्षारक अम्ल की खत्म कर देती है, जिससे कि क्या होता है, उत्पाद में लवण और जल जैसे उदासीन यौगिक का निर्माण होता है। अम्ल और यानी कि जल और लवण जो है उदासीन यौगिक होते हैं। तो जब अम्ल एवं क्षारक आपस में क्रिया करते हैं तो एक दूसरे के प्रभाव और प्रबलता को क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं, जिससे उत्पाद में लवण और जल का निर्माण होता है। इसलिए इस अभिक्रिया को हम उदासीन अभिक्रिया भी कहते हैं। उदासीकरण अभिक्रिया इसलिए कहते हैं इस अभिक्रिया को क्योंकि इसमें उत्पाद में उदासीन यौगिकों का निर्माण हुआ है। तो अम्ल और क्षारक की आपस में क्रिया कराने पर वह दोनों एक दूसरे के प्रभाव और प्रबलता को खत्म कर देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद में लवण और जल जैसे उदासीन यौगिक का निर्माण होता है। इसलिए यह अभिक्रिया उदासीनीकरण कहलाती है। उदाहरण में जैसे देख लिया मैंने, अम्ल में HCl लिया, क्षारक में सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया, तो इन दोनों की आपस में क्रिया कराई तो लवण में सोडियम क्लोराइड और जल का निर्माण हुआ H2O। अब हम अम्ल एवं क्षारक के चौथे रासायनिक गुणधर्म पे चलते हैं, जो कि है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराते हैं तो उत्पाद में लवण और जल का निर्माण होता है। अब अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर उत्पाद में लवण और जल का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि धातु ऑक्साइड जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है। धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है, इस कारण अम्ल की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराने पर लवण और जल का निर्माण होता है, जो कि आपने जाना था इससे पहले वाले गुण में अम्ल एवं क्षारक की क्रिया में, जिसमें अम्ल क्षारक आपस में क्रिया करके जल और लवण का निर्माण करते हैं। तो इसी प्रकार अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर उत्पाद में लवण व जल का निर्माण होता है, क्योंकि धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति की होती है। जैसे उदाहरण मैंने लिया, अम्ल में HCl हाइड्रोलिक अम्ल और धातु ऑक्साइड में सोडियम ऑक्साइड। तो हाइड्रोलिक अम्ल और सोडियम ऑक्साइड आपस में क्रिया करें जिससे कि लवण में सोडियम क्लोराइड और जल और H2O जल बना मेरा। तो अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया हम जान लिए। अब हम अम्ल एवं क्षारक की पांचवें रासायनिक गुणधर्म पर चलते हैं, जो कि है क्षारक की धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया। तो क्षारक की धातु आधात्विक यानी क्षारक की आधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया कराने पर उत्पाद में लवण व जल का निर्माण होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी क्षारक की क्रिया जब हम आधात्विक ऑक्साइड के साथ करा रहे हैं तो उत्पाद में लवण और जल का निर्माण हो रहा है, क्योंकि आधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है, इसलिए उत्पाद में लवण व जल का निर्माण होता है। तो इससे यह पता चलता है कि अम्ल की क्रिया हम आधात्विक ऑक्साइड के साथ नहीं करा सकते, क्योंकि अम्ल की क्रिया जब हम आधात्विक ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो क्रिया होगी ही नहीं। क्यों नहीं होगी, क्योंकि आधात्विक ऑक्साइड खुद एक अम्लीय पदार्थ है, इसलिए क्रिया होगी नहीं, उत्पाद में कुछ निर्माण होगा नहीं। और इसी प्रकार जब हम क्षारक की क्रिया धातु ऑक्साइड के साथ कराएंगे तो अभिक्रिया होगी नहीं, क्योंकि धातु ऑक्साइड भी एक क्षारीय प्रकृति की होती है। तो हमने इस लेक्चर यानी कि अम्ल क्षारक एवं लवण के लेक्चर 1 में हमने अम्ल क्या होता है, क्षारक क्या होता है, सूचक क्या होता है और अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म के बारे में जाने। अब इस पार्ट के नेक्स्ट लेक्चर में हम अम्ल एवं क्षारक की जल में क्रिया, pH स्केल क्या होता है और प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी वीडियो आपके पास पहुंच सके।